नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा एक बार फिर से आपका नारायण फैमिली में स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने वीडियो देखा था आपने कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कैसे उसका विभाजन हुआ। अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसके लिए आप नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल में जाइए और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन किया गया। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का गठन किस किस प्रकार हुआ मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको छत्तीसगढ़ का गठन और मध्य प्रदेश के विभाजन के बारे में भी बताया था। अब आगे हम मध्य प्रदेश के जिलों का गठन कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो बताया था उसमें बोला गया था कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो है वर्तमान मध्य प्रदेश मतलब 1 नवंबर सन 2000। क्लियर? तो 1 नवंबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में 45 जिले और कितने संभाग थे? 9 संभाग शामिल थे। कितने से थे? 9 संभाग शामिल थे। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको फिर अलग अलग जिलों का गठन भी बता दिया था। तो अब आगे पढ़ रहे हैं 1998 मतलब 2000 के बाद। तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त सन 2003। अब 1998 के बाद क्या हुआ कि हर नए 5-5 सालों में जैसे जैसे चुनाव आते गए वैसे वैसे नए नए जिलों का गठन होता गया। तो 15 अगस्त सन 2003, क्लियर है, 15 अगस्त सन 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बने। कितने नए जिले बने? 3 नए जिले। ठीक है, 3 नए जिले बने। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, 15 अगस्त सन 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बने। कौन कौन से? अशोकनगर किससे अलग हुआ था? गुना से। बुरहानपुर किससे अलग हुआ? पूर्वी निमाड़, जिसको हम खंडवा बोलते हैं। और तीसरा अनूपपुर, तो किससे अलग हुआ? शहडोल से। ठीक है, तो 2003 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बने? 3 नए जिले। तो 45 से बढ़कर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई बच्चों। कितनी हो गई? 48। अब आगे, अब फिर 5 साल आगे चले जाओ। 5 साल आगे मतलब 2008। तो 17 मई सन 2008 को, ठीक है, ये 48 हो गए। 49वां जिला कौन सा? 49वां जो जिला बना मध्य प्रदेश का 17 मई सन 2008 को अलीराजपुर। कौन सा बना? अलीराजपुर किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ झाबुआ से। किससे अलग हुआ? झाबुआ से। क्लियर है? ये अलग हुआ झाबुआ से। उसके बाद 24 मई सन 2008 को, 24 मई सन 2008 को सीधी कौन सा? सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली किससे अलग हुआ? ये सीधी से। किससे अलग हुआ? ये सीधी से। तो मध्य प्रदेश का 49वां जिला ये कौन सा हो गया? 50वां जिला। क्लियर है? एक 49वां और एक 50वां। अब ये 5 साल फिर अब आगे चल जाओ। 1998 2003 5, फिर 2008 फिर 5, अब 2013। तो कब? 16 अगस्त सन 2013 को आगरमालवा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना? 51वां जिला। किससे अलग हुआ? ये शाजापुर से। ठीक है, अभी समझ लेना, नहीं तो बार बार पूछो कि सर अब ये कैसे बना। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बार बार आपको देखने को मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता है, इसलिए एक ही बार में समझ में आ जाए। क्लियर है? तो 16 अगस्त सन 2013 को मध्य प्रदेश में आगरमालवा शाजापुर से अलग होकर कौन सा नंबर का जिला बना? 51वां जिला। ये हो गया 51वां। अब उसके बाद फिर अगले 5 साल, तो 1 अक्टूबर सन 2018 को निवाड़ी। कौन सा? निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ। किससे? टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां एवं नवीनतम जिला बना। क्लियर है? 52वां एवं नवीनतम जिला बना। तो 52वां जिला कौन बना? निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर। अब क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान मतलब 2020, अभी अपना 2020 चल रहा है। आज 31 तारीख है। तो 52वां जो जिला बना है वो कौन सा बना है? निवाड़ी क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है। तो निवाड़ी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, निवाड़ी का जो क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है? 1318 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या
क्योंकि जो नवीनतम जिला बनता है उसकी जनगणना की जाती है अलग से। तो जनसंख्या कितनी है इसकी? 4,01,000। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिले का नाम बताइए। तो कौन सा है? निवाड़ी, जो किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से। कब? 1 अक्टूबर सन 2018 को। क्लियर? क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 4,01,000। ये तो जिलों की बात हो गई। एक संभाग, तो एक संभाग भी बनाया गया 14 जून सन 2008 को। 14 जून सन 2008 को शहडोल को नया संभाग बनाया गया। शहडोल 10वां संभाग बना, डिवीजन जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो शहडोल कौन सा संभाग बना? 10वां संभाग एवं नवीनतम संभाग बना। और इसी दिन 2008 को ही होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। होशंगाबाद का नाम, ठीक है, तो होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। ठीक है, तो 14 जून सन 2008 को शहडोल 10वां संभाग बना एवं नवीनतम संभाग, और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। कब? 14 जून सन 2008 को। क्लियर है? तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान 2020 तक मध्य प्रदेश में 52 जिले व 10 संभाग हैं। कितने हैं? 52 जिले व 10 संभाग शामिल है। 11वां संभाग जो है छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। क्लियर है बच्चों? तो 11वां संभाग कौन सा है? छिंदवाड़ा। और 53, 54 और 55 ये 3 जिले प्रस्तावित हैं। चाचौड़ा, नागदा और कौन सा? मेहर सतना। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कि कब कब कौन कौन सा जिले का गठन किया गया। क्लियर है? अब आगे अपन देख लेते हैं। ये तो जिलों का गठन हो गया। अब नए नए कैसे कैसे किस प्रकार जिले बने, तो ये भी अपन देख लेते हैं इसके बारे में कि कौन सा जिला कौन से राज्य से सटा हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है आपका। ठीक है, कि निम्न में से जैसे कि अशोकनगर आ गया या आपका बुरहानपुर आ जाता है, ये कौन सा जिला कौन से राज्य से सटा हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप सोल्ड पेपर में भी देखना कि कौन सा जिला कौन से राज्य से सटा हुआ है। मैं मैप से बताता हूँ पूरा क्लियर आपको, देखना। ये देख लीजिए आप मैप से। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश का ये पूर्वी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। अब मैंने कल आपको ये भी बताया था, जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें, कि मध्य प्रदेश के जो कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश के आजू बाजू में सटे हुए हैं। तो मैंने बताया था कि ये पूर्वी क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़। क्लियर है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है वहां पर राजस्थान है। पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर गुजरात है। और दक्षिण में कौन सा है? MH मतलब महाराष्ट्र। क्लियर है? तो ये इतने जो 5 राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते हैं। अब ये देखिए कि 5 राज्य जो वर्तमान में है वो किसकी सीमाओं को छूते हैं? मध्य प्रदेश की सीमाओं को। अर्थात मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगी हुई है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता अपना। क्लियर है? आगे देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए, अर्थात उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 13 जिले। 13 जिले मध्य प्रदेश के सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले अब बात की जाए तो ये जो लाइनिंग बना रहा हूं, ये लाइनिंग बना रहा हूं दोनों राज्यों के मध्य वाले जो जिले हैं। ठीक है, ये हो गए। तो यहां से और यहां तक ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। और उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं तो देखना आप, यहां पर आता मुरैना। क्लियर है? मुरैना के बाद आता है यहां पर भिंड। मुरैना, भिंड के बाद यहां पर आता है दतिया। डी से दतिया हो गया। एस से शिवपुरी हो गया। यहाँ ए से अशोकनगर हो गया। ठीक है, एस से यहाँ पर सागर हो गया। यहाँ एन आता है, एन मतलब निवाड़ी। यहाँ बीचों बीच यहाँ आता है टीकमगढ़। फिर यहाँ इधर आता है छतरपुर। CH क्या बना दिया मैंने? छतरपुर। छतरपुर के बाद यहाँ पर आता है पन्ना के बाद यहाँ पर आता है सतना। सतना को एस से डिवाइड कर देता हूँ।
सतना, यहाँ रीवा आता है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आ गया, सिंगरौली, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जिले जो है मध्य प्रदेश के, वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करने वाले मध्य प्रदेश के जिले, तो कितने जिले हैं बच्चों, तो सिंगरौली के बाद पर यहाँ पर आता है सीधी। कभी कभी क्या है, कुछ स्टूडेंट सीधी को भी, तो सीधी यहाँ पर भैया सीधी नहीं है, सीधी सिर्फ किसके साथ सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ। सीधी का जो कुंडा है आप मैप में देखना, वो ढका हुआ है, ठीक है। तो सीधी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। सिंगरौली, सीधी के बाद यहाँ पर आता है शहडोल के बाद यहाँ पर आता है अनूपपुर के बाद यहाँ पर आता है डिंडोरी, और डिंडोरी के बाद यहाँ पर आता है बालाघाट, ठीक है। तो 6 जिले हो गए, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। क्लियर है। इनके शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। आगे देखते हैं, तो महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाले मध्य प्रदेश के जिले, तो मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने हैं, 9 जिले। तो बालाघाट इधर से देख लीजिए आप, गुजरात से, तो गुजरात की सीमा के साथ में, तो यहां से देख लीजिए अलीराजपुर महाराष्ट्र की सीमा को। दूसरा आता है अपना बड़वानी के बाद यहाँ पर आता है बुरहानपुर, यहाँ आता है पश्चिमी निमाड़ जिसको हम बोलते हैं खरगोन, यहाँ पर आता है खंडवा, ठीक है। खंडवा के बाद यहाँ आता है बैतूल, यहाँ पर आता है छिंदवाड़ा, और यहाँ पर आता है सिवनी और बालाघाट। कितने हो गए, 9। अलीराजपुर 1, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ठीक है, सिवनी और कौन सा, बालाघाट। ये 9 जिले जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, महाराष्ट्र के साथ। गुजरात के साथ अलीराजपुर और झाबुआ जो है किसके साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो इधर देख लीजिए आप, मुरैना हो गया, मुरैना के बाद यहाँ कुन्ने पे आता है शिवपुरी भी बनाता है, यहाँ पर आ जाता है गुना के बाद यहाँ पर आ जाता है राजगढ़ के बाद यहाँ आ जाता है आगरमालवा के बाद यहाँ आता है नीमच के बाद आता है मंदसौर के बाद यहाँ पर आ जाता है रतलाम, और रतलाम के बाद एक आता है कौन सा, झाबुआ। तो झाबुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक शिवपुरी 10। तो ये 10 जिले जो हैं किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ। अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि ऐसे मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, अर्थात कौन सा जिला है जो इन दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जैसे मान लीजिए सिंगरौली है, तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ और किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। कौन सा, सिंगरौली। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन आप देखना, मध्य प्रदेश पुलिस 2016 में पूछा गया था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बालाघाट, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र कौन बनाता है, ये बालाघाट, ठीक है। तीसरा आ जाता अपना महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये बनाता है अलीराजपुर, ठीक है। फिर आ जाता है गुजरात और राजस्थान, ये बनाता है झाबुआ। फिर आ जाता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो इसके साथ एक तो बनाता है मुरैना और एक बनाता है शिवपुरी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं इसके कि कौन सा जिला जो है 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा स्पर्श करता है। तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सिंगरौली, ये देख लीजिए आप, इधर छत्तीसगढ़ इधर सिंगरौली, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब बालाघाट जो है, ये वाला जो हिस्सा बालाघाट मैप में देखना, तो इधर आ जाता है छत्तीसगढ़ और इधर आ जाता है महाराष्ट्र। इधर अलीराजपुर को देख लीजिए, तो इधर गुजरात आ जाता है और इधर आ जाता है महाराष्ट्र। झाबुआ में देख लीजिए गुजरात आ जाता है, इधर राजस्थान। शिवपुरी में इधर उत्तर प्रदेश और इधर राजस्थान। मुरैना में इधर राजस्थान तो इधर
उत्तर प्रदेश। तो ये क्लियर है, ये समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है यहां से, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब आगे देख लीजिए, अब बात की जाए मध्य प्रदेश में जनसंख्या के मामले की, तो मध्य प्रदेश में वैसे तो मैं आपको जब जनगणना पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश की उसमें बता दूंगा, लेकिन अभी वर्तमान में भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान जनसंख्या के आधार पर कौन सा नंबर का राज्य है, तो वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में, ठीक है, जनसंख्या में पांचवा बड़ा राज्य है, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में पांचवा बड़ा राज्य है। तो पांचवा बड़ा राज्य कैसे? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, उसके बाद आता है एमएच मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद आता है अपना बिहार, फिर आता है पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल, फिर आता है एमपी। अर्थात ये अभी की बात कर रहा हूं, 2 जून 2014, क्लियर है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, अर्थात तेलंगाना जब गठन किया गया, उस समय मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर आता था, लेकिन वर्तमान में 5वें नंबर पर आता है। तो 2 जून 2014 तेलंगाना के गठन के बाद 5वें नंबर पर, पहले 6वें नंबर पर। अब क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है, पहला कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा बड़ा राज्य है अपना मध्य प्रदेश। तो दूसरा बड़ा कौन सा है? दूसरा बड़ा राज्य यहां लिख देता हूं मैं, राज्य। तो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा बड़ा राज्य आता है मध्य प्रदेश अपना, ठीक है। और पहला कौन सा है? तो पहला है राजस्थान। पहला कौन सा हो गया? राजस्थान, क्लियर है। तो ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है इसमें, ये कौन सा आता है कि मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा, अब ये कर्क रेखा के बारे में मैं बता देता हूं। ये हो गया आपका क्लियर, कर्क रेखा। तो आप 2 मिनट यहां समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ये ग्लोब है। ग्लोब मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी गई है। काल्पनिक रेखाएं अर्थात कैसे? तो काल्पनिक का मतलब जो दिखती नहीं है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोला गया है। क्या बोला गया है? 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्लियर है। ये किसको बोला गया है? 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, क्लियर है। यह भी बता रहा हूं, नहीं तो बार बार ये पूछने के नहीं है कि ये कैसे है कैसे, तो अभी समझ लेना आप ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा और ये दक्षिणी हिस्सा है, क्लियर है। और ये 0 डिग्री है यहाँ पे। तो ये वाली जो रेखा है, ये सीधी जो रेखा है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। ये ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर। तो अब यहां से ये रेखा जाती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, फिर 90, फिर 90 और ये 90। ये 4 गोलार्धों में बांटा गया। इसको, इसके ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया गया है, क्लियर है। ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ये उत्तर पूर्व, ये पश्चिम उत्तर, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। 4 गोलार्धों में फिर इसको बांट दिया गया, क्लियर है। अब कैसे? तो ये समझिएगा कि जो भारत है, भारत किस गोलार्ध का भाग है? भारत किस गोलार्ध का भाग है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है। किस गोलार्ध का भाग है भारत? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी कैसे? तो यहां से देखना 0 डिग्री अक्षांश देशांतर से पूर्व की ओर दिख रहा है, और इसके ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इससे उत्तर की ओर दिख रहा है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का भाग है, क्लियर है। तो अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक आता है। तो वहीं अपन मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए इसमें,
तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ये बुरहानपुर का जो हिस्सा आता है वो 21 डिग्री 6 पर आता है। 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से ये मुरैना का जो हिस्सा आता है वो 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। ये तो अपन ने रट लिया, पर कैसे देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैसे देखते हैं, 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। अब देखना 0 डिग्री है। अब मध्य प्रदेश क्या इसके बीचों बीच अवस्थित है, मध्य प्रदेश इसके बीचों बीच अवस्थित है भारत के, ठीक है। भारत के बीचों बीच ये वाला जो गोला है मध्य प्रदेश बना दिया। तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, तो 0 डिग्री से 21 डिग्री तक जाएंगे, 10 हो गया, ये 20 हो गया, और इसके थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पर कैसा हो गया 21 डिग्री 6। क्लियर है। तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोला गया है, क्योंकि अक्षांश रेखा से हम उत्तर की ओर खिसक रहे हैं। क्लियर है, अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, इसीलिए इसे उत्तरी अक्षांश नाम दिया गया है। तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। तो 26 डिग्री 30 ये 30 के नीचे आएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों, क्योंकि अक्षांश रेखा से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। वहीं अगर देशांतर की बात की जाए तो ये अलीराजपुर वाला कुन्ना और ये सिंगरौली वाला जो कुन्ना है, इसको 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से, ठीक है, 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ये कैसे, तो ये 0 डिग्री देशांतर है, इससे 74 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे, ये 90 पूरा, फिर इधर भी 90, तो 90 90, ठीक है। तो ये इधर यहाँ से और यहाँ तक का जो हिस्सा आता है वो अगर देशांतर रेखाओं में आए तो 180 देशांतर रेखा इधर है और 180 देशांतर रेखाएं इधर है। तो यहाँ से कितने जाएंगे अपन 74 डिग्री 9। तो 0 डिग्री से 74 डिग्री पूर्व की ओर जा रहे हैं और देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जा रहे हैं। क्लियर है। किस रेखा से, देशांतर रेखा से। तो देशांतर रेखा से पूर्व की ओर खिसक रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से कितने डिग्री 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। अर्थात जो सिंगरौली है वो पूर्वी देशांतर कितने पर है 82 डिग्री 48 पर। क्लियर है, ये समझ में आया। ये तो हो गया इसका अक्षांश और देशांतर के विस्तार। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांश विस्तार है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 42 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है आपका कि मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से में कितने मिनट का अंतर होता है। पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी, अब अपन तुमको भी पता है कि 34 मिनट का अंतर है, कई बुकों में दे रखा है 34 मिनट है, तो वो 34 मिनट निकालते कैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या आता है, अब आप ये देखना कि पृथ्वी, आपने ये पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। क्लियर है, कितने मिनट का, अर्थात मतलब ये देशांतर रेखा एक खींच दी मैंने, तो इस देशांतर रेखा से इस देशांतर रेखा पृथ्वी आने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो कैसे लगता है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो आप देखना, तो 24 घंटे मिनट निकाल रहे हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360। 0 से 0, 6 कम 6, 6 चकने के 36, 6 कम 6 और 6 चौके 24। तो अर्थात ये हम समझ गए कि कितने मिनट, 4 मिनट। कितने डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है। क्लियर है, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है। अब आप ये देखना कि पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से में कितने डिग्री देशांतर है। तो 74 9 से, मतलब आप यहाँ से 75 से गिनेंगे, 76 77 78 79 80 81 और 82, 8 हो गए, और आधा ये कितने हो गए 8.5। तो कितने हो गए 8.5 डिग्री, और एक कितने डिग्री घूमता है 4 मिनट में। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर। तो देखना 0 हटाया, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 17 5 85 और 17 दूने 34 मिनट। कितना हो गया ये 34 मिनट। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के पूर्वी समय एवं मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी समय है उसमें कितने मिनट का अंतर है 34 मिनट का। अब समझ में आया क्या कि नहीं आया, एक बार और देख लीजिए कि पृथ्वी, ये जो मध्य प्रदेश का जो सिरा है इसमें कितने डिग्री देशांतर का अंतर है। तो 75, और ये कितने हो गए अपने 75 के बाद यहाँ से गिनेंगे तो कितने हो गए 82 तक 8, और आधा
इन दोनों को मिलाकर आधा ये हो गया। तो कितने 8.5, 8.5 में 4 का इंटू कर देंगे, 8.5 में 4 का इंटू कर देंगे तो बस 34 मिनट। तो अर्थात मध्य प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी समय में 34 मिनट का अंतर है। क्लियर है, हो गया। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की एकमात्र समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत की एकमात्र समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले से होकर गुजरती है? तो कौन सा जिला आता है कुंडे में? सिंगरौली। कौन सा आता है? सिंगरौली। कौन सा जिला आता है? सिंगरौली। समझ में आ रहा है? सिंगरौली एकमात्र जिला है जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। ठीक है, एकमात्र संभाग, तो सिंगरौली कौन से संभाग में आती है? रीवा संभाग में, तो वो भी देख लीजिए। तो एकमात्र जिला हो गया रीवा और एकमात्र संभाग हो गया एकमात्र जिला कौन सा हो गया? सिंगरौली। तो एकमात्र जिला कौन सा हो गया? रीवा। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा अपन ने आज? मध्य प्रदेश के गठन हो गया, विभाजन हो गया, किस किस प्रकार मध्य प्रदेश बना। ठीक है, इसके जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश का गठन, विभाजन, अर्थात पहला चैप्टर जो है वो क्लियर होने पे है। ये 5 कुछ मध्य प्रदेश के जो जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ आपको पता है? 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है, मतलब मध्य प्रदेश का हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। तो इनके जो वैज्ञानिक नाम है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है? वैज्ञानिक नाम जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कुछ मैं लिखवा रहा हूं इधर आपको, कुछ मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी, बरगद जो पेड़ है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो राजकीय पशु पक्षी जो कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। क्या नाम है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बारहसिंगा। क्वेश्चन ये नहीं आता बारहसिंगा है क्या नहीं, क्वेश्चन आता है किस प्रजाति का है? तो ब्रेडरी प्रजाति, ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और क्या आता है? इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। किसका? बारहसिंगा का। तो बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रुबार्सस ड्वाउसेली। रुबार्सस ड्वाउसेली। ठीक है, तो बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम, जो साइंटिफिक नेम है वो है रुबार्सस ड्वाउसेली। क्लियर है? अगला मध्य प्रदेश का राजकीय वो क्या है? पशु हो गया बारहसिंगा। ठीक है, राजकीय फसल, फसल कौन सी हो गई मध्य प्रदेश की राजकीय फसल? तो वो हो गई सोयाबीन। कौन सी हो गई है? सोयाबीन। सोयाबीन राजकीय फसल हो गई। और राजकीय फसल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है बताइए आप? तो राजकीय जो फसल है उसका वैज्ञानिक नाम ठीक है। अभी क्या मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। क्या हो गया? ग्लाइसिन मैक्स। तीसरा है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। पुष्प क्या हो गया? राजकीय पुष्प क्या हो गया? सफेद लीली। सफेद लीली। राजकीय पुष्प क्या हो गया? सफेद लिली। और सफेद लिली का जो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है यहां से कि जो सोयाबीन हुआ या सफेद लिली जो है पुष्प हुआ या पशु हुआ, इनके जो वैज्ञानिक नाम क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया? बरगद। क्या हो गया? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या हो गया? बरगद। और बरगद का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगलेसिस। फाइकस बेंगलेसिस। ठीक है, फाइकस बेंगलेसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो गया किसका? राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया? बरगद। ठीक है, एक आता राजकीय मछली।
मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम हो गया महाशीर, और महाशीर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? टोरप्यूटिटोरा। टोरप्यूटिटोरा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं इन पांचों से कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, फसल, पुष्प, वृक्ष और मछली, इनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय फसल है, और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पुष्प और वृक्ष को मध्य प्रदेश के द्वारा राजकीय पशु, पुष्प और वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो 1 नवंबर सन 1981 को। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें राजकीय पशु, राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। क्लियर है? तो ये मध्य प्रदेश का जो पहला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है अपना। यहाँ पर कुछ और जो डाउट वगैरह होंगे आपके, वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कैसे विभाजन हुआ, आप इसकी जो पहली वीडियो है वो देखोगे तभी आपको ये वाली वीडियो जो मैंने अभी समझाई है समझ में आएगी। पहले वीडियो अगर आपने देखी ना हो तो नारायण एकेडमी यूट्यूब फैमिली चैनल जो आपका है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी हुई है, पहले वीडियो मेरी एमपी की, उसमें आप जाकर देखिए। और ये दूसरी जो वीडियो है तभी आपको समझ में आएगी, तब आप पहली वीडियो देखोगे। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा जिला सटा हुआ है मध्य प्रदेश का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश का क्या है, विभाजन हो गया, गठन हो गया, उसके राजकीय पशु, पुष्प, वृक्ष वगैरह, इसकी स्थापना कैसे कैसे हुई, ये सब मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? तो दोस्तों मैं चलता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे द्वारा कुछ समझाने में कुछ तकलीफें हो रही है आपको, तो आप बताइए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।